अब अपने इस एक लेक्चर में सेकंड ईयर की सी लैंग्वेज कंप्लीट करें। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 कि उसके यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपका पेपर आता है, और उसके टोटल टॉपिक हमने आपकी स्क्रीन पर शेयर किए हुए हैं। बड़ा आसान काम है। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देख ले तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका 70% प्लस पेपर जो है कवर हो जाएगा। तो हम बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 है आपका गेटिंग स्टार्ट विद सी के नाम से, जिसमें सिर्फ मेन 5 टॉपिक्स हैं आपके पास। बाकी 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन मेन टॉपिक सिर्फ 5 हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और एरर्स। स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोग्राम क्या होता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन सॉल्व द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड वी आल्सो say that computer software, computer program also computer software, these are written in a programming language। ये सॉफ्टवेयर लिखते कहाँ हैं? हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मकसद ही जो है, लैंग्वेज का मकसद कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। All computer programs are written in programming language, a set of words, symbols or rules used to write a program called programming language. There are 2 types of programming languages: low level language, high level language. Low level language is near to be self language and for language. These languages are difficult to learn and use. जबकि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, they are close to human languages, are called high level languages. These languages are easy to learn and use. ये दोनों में मेन डिफरेंस है। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके पास, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? याद रखिएगा, नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज इन विच वी कैन यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1। कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के नजदीक जरूर थी, लेकिन प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। अब देखें, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, लेकिन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इन विच वी कैन यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। Program written assembly language are easier to write and modify than machine language. Assembler is a translator that translate assembly language into machine language. कंप्यूटर आपका assembly language भी understand नहीं कर सकता, understand सिर्फ और सिर्फ वो machine language कर सकता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। इसमें आगे उसने हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल दी हुई है, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, लिस्प और सी। जिसपे आपने वर्किंग करनी है वो सी लैंग्वेज है। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक यूनिक्स, विंडोज, डॉस आर डेवलप्ड इन सी। ये आपके एडवांटेजेस लैंग्वेज के, हाई लेवल लैंग्वेज के, इजी टू लर्न है, स्टैंडर्ड, इजी टू होता है, इजी टू राइट प्रोग्राम, इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, मशीन इंडिपेंडेंस। ये तमाम इसके एडवांटेजेस थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन लैंग्वेज पर नॉट भी आ सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। आपके सामने स्क्रीन पर ये डिफरेंस देखे हुए हैं, हमने इन्हें दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया है। ये लाजमी तैयार कीजिएगा। डिफरेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसे अटेम्प्ट करें। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जो डिफरेंसेस 8 to 10 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स प्रोग्राम एक ही बात है। एंड मशीन ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट
code. Simply, the program written in high level language, source program and machine program is called object program. यहां से आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इन मशीन कोड. इट इज डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड. टुडे मोस्टली प्रोग्राम आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. ये तमाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन any programming language into machine language में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले उसे कन्वर्ट किसमें? मशीन लैंग्वेज में फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है. हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. असम्बलर, कंपाइलर, असम्बलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट है, जबकि और इंटरप्रेटर बोथ आर यूज्ड ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम ट्रांसलेट करते हैं. फर्क क्या है? कंपाइलर ट्रांसलेट एज अ होल एंड कन्वर्ट स्टेटमेंट. डिफरेंस है. कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है. कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है जबकि इंटरप्रेटर नहीं करता. तो ये आपका सिंपल सा एक और लॉन्ग क्वेश्चन था. तीसरा आपका ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस है. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें एक प्रोग्राम पूरा एक सिंगल यूनिट बिहेव करता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. तीसरा इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम. 6 स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं. क्रिएटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. इसीलिए सबसे पहले आपको IDE को जो है लोड करना पड़ता है. ये सारा काम आप एक स्पेसिफिक IDE में करते हैं. वो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है. हर लैंग्वेज का एक अपना IDE होता है जिसमें ये सारे स्टेप्स जो है लिखे जाते हैं जो अभी हमने पढ़े. इसका IDE टर्बो C++ है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे. बाकायदा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का स्टेप. आपने IDE ओपन कर लिया तो सबसे पहला काम आप क्या कर रहे हैं? टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम, ओपन द एडिट विंडो ऑफ द टर्बो C++. दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल, न्यू ऑप्शन बाय मेन्यू बार. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड राइटिंग और क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम. जो आप नया प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे क्रिएटिंग कहते हैं और उसी में जो आपने चेंजिंग करनी होती है वो आपकी एडिटिंग कहलाती है. प्रोग्राम लिख लिया, आप जो करंटली वर्किंग कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम आप जो है मेन मेमोरी में कर रहे होते हैं. अगर लाइट चली जाए या आप खुद ऑफ कर दें तो आपका जो है डाटा खत्म हो जाएगा. आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपको दोबारा लिखना ना पड़े बल्कि आप इसी को यूज कर सकें, तो फिर आप इसे क्या करते हैं? वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क. This can be done by selecting file command from the menu bar और pressing F2 की. आप उसे डिस्क पर परमानेंट सेव कर लेते हैं ताकि जब भी आपको इस प्रोग्राम की जरूरत पड़े आप उसे इस्तेमाल कर सके. इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, F2 की होती है. Compiling a program, the computer does not source program because instructions in the program are meaningless to the microprocessor. A program that is to be executed must be in the form of machine language. ये तो हमने पहले बात की है. कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. एवरी प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. तो कंपाइलिंग का प्रोग्राम क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQ. इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? Alt+F9 यूज होती है. कंपाइलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास वो होता है लिंकिंग अ प्रोग्राम. लिंकिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज लिंक्ड टू द मेनी अदर लाइब्रेरी फाइल. देखिए आपकी फाइल कन्वर्ट तो हो गई ऑब्जेक्ट फाइल में, लेकिन कंप्यूटर तो उसे अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. कंप्यूटर
को तो मकसद ही नहीं पता, तो हम उसमें प्रोग्राम करते हैं ताकि स्टैंड कर सके। तो उस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करवाना प्रोसेस जो है लिंकिंग कहलाता है। द लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशन may be needed for the program to execute final machine language program as an executable needed for the program। यानी कि जो प्रोग्रामर ये काम करता है वो प्रोग्राम लिंकर कहलाता है। तब होती है जब पहले से वह अब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आप उसे पहले मेमोरी में लोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये भी जो प्रोग्राम करता है वो लोडर कहलाता है। लास्ट में आप उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी रन कर देते हैं, जिस मकसद के लिए उसे बनाया था उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो आपकी +F9 होती है। तो ये था आपका एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी डायग्राम भी है, एज इट इज आप बनाएंगे। सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम दिया, उसे कन्वर्ट किया गया ऑब्जेक्ट फाइल में, फिर लिंकिंग करवाई गई और फिर उसे लोड करके एग्जीक्यूट किया गया। आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये भी लाजमी लिखना है। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट Another long question of this chapter is structure of C program। समझने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब तक आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं आएगा आप ये प्रोग्राम नहीं बना सकते। द फॉर्मेट और लेआउट अकॉर्डिंग टू विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, या इसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम तो आप लिख रहे हैं, लेकिन वो जो लेआउट है, वो जो फॉर्मेट है, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल विच इज इंक्रीजेस द पावर ऑफ द लैंग्वेज। 3 बेसिक चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं, पार्ट्स हैं इसके। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले आती हैं, फिर मेन फंक्शन आता है, और फिर इसमें सी स्टेटमेंट्स आती हैं। To explain the structure of C program, an example that message suite Medina Park is as follows। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आई हुई है हैश इंक्लूड, जिसके जरिए से हेडर फाइल ऐड हुई है, फिर मेन फंक्शन आया हुआ है, और फिर जो प्रिंट एफ है एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो ये मदीना पार्क मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही है। एक एक चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, प्रोसेसिंग से पहले जो काम हो रहा है, कंपाइलेशन का पार्ट है प्री प्रोसेसर। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। A preprocessor directive always begin with the hash symbol। Preprocessor is a program that modify a C program before compilation। दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। हैश से वो स्टार्ट हो रही है, इंक्लूड और डिफाइन दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। Include preprocessor directive is used to file the program। Now question is sir what is header file? जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो ही आपकी जो है हेडर फाइल्स कहलाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम के हेड पे आती हैं, इसीलिए इन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। दिस प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द कंपाइलर टू इंसर्ट द कंटेंट स्पेसिफाई हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स क्या होता है? हैश इंक्लूड आता है और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नेम ऑफ हेडर फाइल आती है उसकी एक्सटेंशन के साथ। हेडर फाइल अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन स्टोर इन अ फाइल दैट इज कॉल्ड हेडर। लिंकिंग प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होती है। हमें ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक के साथ है, किसके साथ? हेडर फाइल्स के साथ, यानी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और अगर आपकी मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो आप math.h भी यूज करते हैं हैश इंक्लूड के जरिए। हैश डिफाइन के जरिए आप मैक्रो कांस्टेंट ऐड करते हैं। इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन और मैक्रो कांस्टेंट, जो भी आपने कांस्टेंट अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं वो आप यहां पर उसके जरिए ऐड करते हैं। फंक्शन, मेन फंक्शन के जरिए क्या होता है? इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द सी प्रोग्राम, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और एट द एंड जहां वो एंड होना है वो मेन फंक्शंस के जरिए ऐड किया जाता है। दिस डिवीजन इज यूजुअली डन बाय द बेसिक ऑफ फंक्शनैलिटी वेयर फंक्शन क्रिएट आउट अ सिंगल टास्क। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप आती है, फिर मेन फंक्शन, मेन का नाम आता है, और फिर उसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। इसके सिंटैक्स में देखिए वॉइड, मेन वॉइड, दोनों चीजें पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप हमने एम्प्टी की हुई है और आगे बॉडी ऑफ द सी फंक्शन आ रहा है। आपके पास
Body of the function consists of language statements which are used to implement the program logic. There are many types of C statement. This help program to write a C program. वो आपका C statements कहलाती हैं. Delimiters क्या होते हैं? वो curly bracket जिससे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बॉडी ऑफ C प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एट द एंड एक कर्ली ब्रैकेट से ही वो एंड होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से. वो कर्ली ब्रैकेट्स डेलिमिटर्स कहलाती हैं. C स्टेटमेंट जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है. और स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? रूल है इन C लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन साइन. दैट सेमीकोलन साइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर. होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कॉमन प्रोग्रामिंग एरर. द प्रोग्रामर मे कम्स अक्रॉस एरर व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन बग्स. एरर्स को बग्स भी कहते हैं और प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना और उसे रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है. 3 तरह के एरर्स हमारे प्रोग्राम में आती हैं. सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर क्या होती है? हमने पढ़ा था सिंटैक्स में जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के, वो उसके सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द C लैंग्वेज. द कंपाइलर डिटेक्ट द एरर एज इट अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. तो अगर आप कोई ऐसे में रूल पढ़ा कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगी, अगर आप सेमीकोलन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा. वो एरर आपका सिंटैक्स एरर कहलाएगा. रन टाइम एरर अकर व्हेन प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग बाय अ नंबर बाय 0. रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. यानी अगर आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपका रन टाइम एरर कहलाता है. लास्ट है लॉजिकल एरर अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी एल्गोरिथम. जब आप रॉन्ग लॉजिक फॉलो करेंगे. अच्छा, एक मेन डिफरेंस देख लें. सिर्फ लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर आपका कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, लॉजिकल एरर आपका कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता. कैसे पता चलता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है? रॉन्ग आउटपुट से पता चलता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है. होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा. तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट. इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ C के नाम से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कमेंट्स. मुख्तसर सा छोटा सा आपका ये चैप्टर है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं. देख लेते हैं, इसे भी जल्दी से कवर करते हैं. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर वर्ड निकला है आइडेंटिटी से. आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स used to represent variables, constant, data types, functions and labels in program. सिंपली ये सारी चीजें जो आपने C लैंग्वेज में यूज करनी है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप नाम देते हैं वो नाम आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं. There are 2 types of identifiers, standard identifier और user define. याद रखिएगा स्टैंडर्ड जब भी हम टर्म यूज करें जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं C लैंग्वेज में वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं. These identifier can be redefined but this is not recommended. यानी अगर आप इसका असल मकसद के लिए इसे खत्म कर देंगे तो फिर ये जो नया नाम आपने रखा है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा. आपके जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है stdio में जो स्टोर होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल्स हैं. यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर नाम से पता चल रहा है ऐसे आइडेंटिफायर जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं. जैसे एज, रोल नंबर, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कीवर्ड्स और इसका एक और नाम भी है रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं. आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे रिजर्व वर्ड. एक तो एमसीक्यूज के लिए आज से बड़ा इंपॉर्टेंट है. 32 वर्ड्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं जो एज अ रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं. द वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन C लैंग्वेज आर कॉल्ड कीवर्ड. दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स जो है आपके पास जिनका खास मकसद होता है ऑटो, ब्रेक, केस, करैक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, टू, इसी तरह सारे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
वेरिएबल क्या होता है? आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। वैसे वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो वेरी करती रहती है, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या होगा? The value of variable may be changed during the program execution. यहाँ है क्या? The variables are created in memory, therefore data stored in them temporarily. यानी named memory location है जिसमें आप temporary value store करते हैं, क्योंकि इसमें जो इस मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर होनी होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। डिक्लेयरिंग का वेरिएबल क्या है कि रूल है, हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि जितने वेरिएबल्स आपने अपनी लैंग्वेज में यूज करने हैं, प्रोग्राम में यूज करने हैं, आप दो चीजें उसके बारे में लाजमी बताएंगे। एक उसकी डाटा टाइप एंड सेकंड name of variable. Declaration does two things. It tells the compiler what the variable name is. It specifies what type of data the variable will hold. Variable की वैल्यू किस किस्म की होगी और वेरिएबल का नाम क्या होगा। नीचे एग्जांपल दी हुई है, int count, डबल रेशियो टोटल, यानी कि इसमें हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इंट टाइप का और डबल टाइप का। आगे हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, फिर आपको डाटा टाइप के बारे में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनिशियलाइजिंग का वेरिएबल क्या होता है? अगर आप वो वेरिएबल के दौरान वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो इनिशियलाइजिंग का वेरिएबल होगा। जैसे इंट x इक्वल टू 10 किया हुआ है तो x को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। तो आपकी स्क्रीन पर नेम्स जो हम रख सकते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज शो हो रहा है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि वेरिएबल के नेम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीन वो चीजें जो 4, 5, 6 पॉइंट है, ब्लैंक स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और कीवर्ड वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेंथ 31 कैरेक्टर्स होगी, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों में लिख सकते हैं। हालांकि बाकी लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोअर केस लेटर में करते हैं, लेकिन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। और आप जो कैपिटल में नाम देंगे और जो स्मॉल में देंगे वो सेपरेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जी, ये उसने एग्जांपल दी हुई है, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है। जॉन लेटर वैलिड है। कैरेक्टर क्यों इनवैलिड है? क्योंकि कैरेक्टर हमने पढ़ा था रिजर्व वर्ड है। इसी तरह वन मैन क्यों इनवैलिड है? क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एट द रेट नेम क्यों इनवैलिड है? क्योंकि एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांस्टेंट द क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड कांस्टेंट। दो इसकी टाइप है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसकी फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर होल नंबर्स को कहते हैं जिसमें पॉइंट शामिल नहीं होते, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपका डेसिमल पार्ट शामिल होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन, जैसे ये A3 सारा दिया हुआ है। एक और टाइप होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद ये डाटा टाइप्स, अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन में कि हमें वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, हमें डाटा टाइप्स बतानी पड़ेंगी। अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज, कि आपने किस किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो डाटा टाइप कहलाती है। दो इसकी मेन टाइप है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो सी लैंग्वेज का हिस्सा है, स्टैंडर्ड होता है, बिल्ट इन होता है, जबकि यूजर डिफाइंड हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिफाइन करते हैं। डाटा टाइप फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए ये सारे स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स हैं। इंटीजर के लिए हम इंट यूज करते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। साथ टेबल जो बना हुआ है उसमें बताया हुआ है कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और उसकी वैल्यूज की रेंज क्या होती है। इंट सबसे ज्यादा यूज होने करेंगे हम जो मेमोरी में 2 और 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज -32768 टू +32767 होती है। ये लाजमी आपने याद कर लेना है। उसके बाद जी आपके पास डाटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो हैं उसके लिए 3 डाटा टाइप्स यूज होती हैं, फ्लॉट, डबल और लॉन्ग डबल। टेबल में आपको सामने शो हो रहा होगा मेमोरी में कितनी रिक्वायर्ड है मेमोरी बाइट्स और उसकी रेंज क्या होती है।
ये डिटेल बताई हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होती हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स वो अलामतें होती हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि डाटा पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा। फॉर एग्जांपल प्लस, एक प्लस सिंबल है, वो आपका एक ऑपरेटर है। इसी तरह ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। ये सारे अभी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जी अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो आपके सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस। याद मेन काम ये है कि उसके लिए सिंबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो देख लें। प्लस माइनस के लिए तो वही सिंबल है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक सिंबल यूज होता है, डिवीजन के लिए स्लैश, और मॉडुलस के लिए जिसे आप रिमाइंडर भी कहते हैं परसेंटेज सिंबल यूज होता है। ये एग्जांपल दी हुई है, सारे ऑपरेशन जो है इसमें परफॉर्म करवाए हुए हैं। उसके बाद है जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? डबल प्लस साइन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, और डबल माइनस साइन जो है वो डिक्रीमेंट है, जो एक वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज कर रहा है। ये एग्जांपल दी हुई है उसने, देखें जी। प्लस प्लस, अच्छा दो इसकी टाइप्स हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेटर परफॉर्म करना, और पोस्टफिक्स का मतलब है बाद में। देखिए हमने स्टार्ट में इंट 10 लिया हुआ है और b 100 लिया हुआ है। जब हमने इंट प्लस प्लस a इक्वल टू प्रिंट किया तो पहली वैल्यू ही आपको 11 मिलेगी, लेकिन जब प्लस प्लस बाद में यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो क्या देगा? आपको 10 ही देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होती है? An assignment operator is used for assigning a value to a variable। आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है वो एक ही है, नीचे जो टेबल बना हुआ है वो रिलेशनल ऑपरेटर का है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। दो वैल्यूज के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, तो उनके दरमियान 6 तरह के ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो सकते हैं, रिलेशन हो सकता है। अच्छा याद रखिएगा, इक्वल के लिए डबल इक्वल साइन यूज होता है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। नॉट ऑपरेटर अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ेंगे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन साइन यूज होता है, और इक्वल टू इसके लिए सिंबल यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? एन एक्सप्रेशन कंबाइनिंग टू लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न either 0 और 1, या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट। याद रखिएगा ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले वाले लैंग्वेज में सिंपल कुछ और थे। एंड के लिए डबल एंड साइन यूज होता है, और के लिए 2 पैरेलल लाइन यूज होती हैं, जबकि नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन साइन यूज होता है। एंड ऑपरेटर जब यूज होगा तो दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, तब वो आंसर ट्रू कंसीडर करेगा, जबकि और में दोनों में से एक भी ट्रू होगे तो आंसर ट्रू। और नॉट सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये उसने एग्जांपल्स भी दी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, देता होता है वो ए बी सी 3 वैल्यूज, और उस पर उन्हें ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देने होते हैं आपने। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी बड़ा ही अहम एमसीक्यूज है। टर्नरी ऑपरेटर जो कंडीशनल ऑपरेटर है आपका, जो 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल से। कमेंट्स क्या होते हैं जी? Commits are used to increase the readability of the program। Commits नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इस पर कोई अमल नहीं किया जाता, लेकिन अपनी राय देने के लिए, रिमार्क्स ऐड करने के लिए हम इसे शामिल करते हैं। 2 इसकी टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश के साथ यूज होते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट, और स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश के साथ जो एंड होते हैं वो आपके मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। और उसके बाद है एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन ऑपरेंड्स कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अंडरफ्लो एरर, व्हाट इज ओवरफ्लो एरर, और व्हाट इज कैंसिलेशन एरर। वो जो डेटा टाइप पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग है ये। व्हेन वी स्टोर अ वैल्यू इन वेरिएबल फ्रॉम इट्स मिनिमम रेंज,
दैट कैन नॉट बी स्टोर प्रॉपर्ली, यानी फॉर एग्जांपल इंट डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है, उसकी मिनिमम रेंज थी -32768, उससे भी छोटी वैल्यू जब आप उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे इंट डिक्लेयर करके तो वो उसमें प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो वो अंडरफ्लो एरर दे देगी आपको। और बात समझ आ गई होगी ओवरफ्लो की। अगर आप उसकी मैक्सिमम रेंज से, जैसे उसकी मैक्सिमम रेंज थी 32767, अगर आप उसकी मैक्सिमम रेंज से बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहेंगे, वो भी उसमें प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो वो एरर दे देगी आपको, वो आपकी ओवरफ्लो एरर कहलाएगी। और कैंसिलेशन एरर क्या होती है? व्हेन वन adds two numbers with opposite sign but with similar absolute values, the result may be quite inexact and situation is referred to loss or cancellation of significant, यानी जो आंसर आपका चलता जाता है बार बार वो आपका कहलाता है। इनपुट आउटपुट के नाम से ये चैप्टर आपका बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। मुख्तसर सा स्टेटमेंट है जिसमें प्रिंट एफ फर्स्ट पार्ट में आउटपुट स्टेटमेंट यूज हो रही है, जिसका पार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस है, और दूसरे पार्ट में हम स्कैनएफ फंक्शन, गेट सी एच और गेट सी एच ई स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इनपुट होती क्या है? द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर is called input. A program needs certain input from the user for working properly. C language provides many functions to get input from the user. Different statements है कौन कौन से? scanf, getch, getch, पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। पहले हम देखेंगे आउटपुट क्या होती है। The data after processing or processed form of data called output. The result of the program is the output of the program. C language provides many functions to get output from the computer. printf और puts function जो है इस पर्पस के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां पर हम जो है printf स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से। The printf function is used to display output on screen. To see results of program execution, we must have a way to specify what variables value should be displayed. The standard library function printf, pronounced printf, is used to for formatted output. It takes as argument a format string and an optional list of variables to output. यानी आपको कोई भी चीज जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है वो आप किसके जरिए प्रिंट करवाते हैं? वो आप अपने आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए डिस्प्ले करवाएंगे। हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाते जिसमें हम कम अज कम एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज ना करें, प्रिंट एफ यूज ना करें, क्योंकि हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जिसमें हमें कुछ आउटपुट ना चाहिए हो। हमें हर प्रोग्राम के रिजल्ट में कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए, तो हम कम से कम एक प्रिंट एफ अपने प्रोग्राम में लाजमी यूज करेंगे। द जनरल सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ इज सिंपली प्रिंट एफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डबल कोटेशन में बंद तरतीबवार कैरेक्टर्स को कहते हैं, और अगर आपके स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा तो फिर आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी साथ देनी पड़ेगी। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैरेक्टर नथिंग मोर एंड वेरिएबल आर ऑप्शनल। ये उसने एग्जांपल दी हुई है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या किया हुआ है जी? एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके पास हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो यहां हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप देखें जो हमें आउटपुट चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, वो हमने जो है प्रिंट एफ डिस्प्ले करवाई हुई है। ये प्रिंट एफ स्ट्रिंग हैव 3 पार्ट्स। आपका जो प्रिंट एफ की स्ट्रिंग है उसमें 3 चीजें आ सकती हैं। नंबर 1 कैरेक्टर्स, नंबर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड नंबर 3 इज एस्केप सीक्वेंस। कैरेक्टर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, ये 3 चीजें आपके प्रिंट एफ की स्ट्रिंग में आती हैं। कैरेक्टर तो सिंपल, अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जैसे हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था स्वीट मदीना पाक, प्रिंट एफ की स्ट्रिंग में हमने सीधे सीधे ये अल्फाबेट्स लिख दिए, वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट in which the value of variable will be display on display screen। किसी और फॉर्मेट में आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद, याद रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका परसेंटेज सिंबल से स्टार्ट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग, स्टार्ट परसेंटेज सिंबल से होगा, फ्लैग आता है, फील्ड विद आती है, प्रेसिजन और कन्वर्जन करैक्टर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका दो चीजें इसमें मैंडेटरी हैं और बाकी तीनों दरमियान वाली चीजें ऑप्शनल हैं। यानी लाजमी तौर पे स्टार्ट होगा वो परसेंटेज सिंबल से और एंड होगा कन्वर्जन करैक्टर पे। वो उसकी डाटा टाइप पर डिपेंड करेगी कि कन्वर्जन करैक्टर क्या होगा। देख लेते हैं एक एक चीज को। फ्लैग इज अ प्लस और माइनस सिंबल। प्लस सिंबल इज यूज फॉर लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट और माइनस सिंबल इज यूज फॉर राइट जस्टिफाई आउटपुट। बाय डिफॉल्ट अगर आप प्लस साइन कोई यूज नहीं करते तो वो आपको लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट ही देता है। अगर आपने राइट जस्टिफाई आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो फिर आप माइनस सिंबल साथ यूज करेंगे। फील्ड विद, द नंबर्स ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू इज कॉल्ड फील्ड विद। अ फील्ड विद स्पेसिफाइड डिस्क्राइब द नंबर्स ऑफ कॉलम, कि आप अपने वेरिएबल की वैल्यू कितने नंबर्स ऑफ कॉलम में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आप फील्ड विद के जरिए स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद है जी कन्वर्जन करैक्टर। अभी मैंने बताया लाजमी होता है ये। व्हेन अ प्रोग्राम इन सी you can conversion character, you use conversion character the present sign and a letter for most part as placeholders for variable you want to display। integer format specifier होता है आपके पास, floating point format specifier होता है और आपके पास character format specifier होता है। आगे पढ़ लेते हैं कौन कौन से, ये देखें जी, ये डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, यूज फॉर साइन इंटीजर के लिए आपके पास परसेंटेज आई। ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लॉट के लिए परसेंटेज एफ, इसी की तरह यूज फॉर साइन फ्लॉट और डबल। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए परसेंटेज ई और परसेंटेज जी जो है वो आपके पास लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। ये दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है उसने, सम डिस्प्ले करवाने के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं। फिर वही बात, अब हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए हेडर फाइल ऐड की है। वॉइड मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट डेलीमीटर्स, उससे प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले देखें दो बल्कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नाम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और res, तीन वेरिएबल्स के नाम है और उनकी डाटा टाइप क्या है, फ्लॉट। वेरिएबल 1 को हमने वैल्यू असाइन की 24.27, वेरिएबल 2 को हमने वैल्यू असाइन की 41.50। अब हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, res इक्वल टू var1 प्लस var2 और हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। आउटपुट किस जरिए डिस्प्ले करवाते हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए। देखें डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, परसेंटेज एफ चूंकि फ्लॉट के लिए यूज होता है, फ्लॉट परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इक्वल टू परसेंटेज एफ। पहला परसेंटेज ई क्या है, वो वेरिएबल आगे आर्गुमेंट देंगे, वेरिएबल 1 है, दूसरा वेरिएबल 2 है और तीसरा res यानी जो रिजल्ट हमने रखा है वो है। इट्स द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम 24.27 प्लस 41.5 इक्वल टू 65.77। इसी तरह ये और एक और प्रोग्राम है, एग्जाम्पल दिए हुए, ये आप देख सकते हैं पॉज करके ताकि आप देख समझ आ जाए। ये जी आपका एरिया ऑफ सर्कल के लिए है, ये भी देख लीजिएगा डिटेल से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यूज, और इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या तो आपने एरर्स फाइंड करनी होती हैं या आपने जो है एरर्स फाइंड करनी होती है या आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो आसान से हैं। करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, परसेंटेज सी और परसेंटेज एच जो है स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। फील्ड विद स्पेसिफायर क्या होते हैं वो हम पहले थोड़ा सा पढ़ा कि जो आप नंबर्स ऑफ कॉलम जो है डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर्स ऑफ कॉलम में आपको आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट टीचर के लिए तो आप डायरेक्ट परसेंटेज 4d जैसे आपने डिस्प्ले करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपका पॉइंट्स में आंसर है तो फिर आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए भी, जैसे ये डिस्प्ले करवाया हुआ है परसेंटेज 6.2f, इसका मतलब है
कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो 6 कॉलम में डिस्प्ले होगी और पॉइंट के बाद जो है 2 कॉलम में वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद जो तीसरी चीज आपके प्रिंट एफ की स्ट्रिंग में आती है वो एस्केप सीक्वेंस होती है। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रिंटिंग बिहेवियर ऑन द वेरिएबल स्क्रीन। सिंपल स्क्रीन पर आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए आपकी एस्केप सीक्वेंस यूज होती है। याद रखिएगा बैक स्लैश से स्टार्ट होती है और इसके साथ एक अल्फाबेट आता है जो डिटरमाइन करता है कि आगे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। परसेंटेज ए अलर्ट साउंड के लिए होता है, परसेंटेज बी बैक स्पेस के लिए, परसेंटेज एफ फॉर्म फील्ड के लिए, परसेंटेज मैं कह रहा हूं बार बार, बैक स्लैश ए अलर्ट साउंड के लिए, बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश एफ फॉर्म फील्ड के लिए, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, बैक स्लैश टी टैप के लिए, बैक स्लैश वी वर्टिकल टैप के लिए और इस तरह बाकी सारे हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो आप यूज करेंगे बैक स्लैश एन होगा, बैक स्लैश टी होगा या बैक स्लैश बी से अलावा हमारा कोई खास काम यहां नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट है स्कैन एफ फंक्शन, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। स्कैन एफ फंक्शन इज द स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन that is used to transfer a value from keyboard to variable। देखें इससे पहले अभी आपने ऊपर एक सम वाला प्रोग्राम बनाया जिसने आपने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी, असाइन कर दी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमसे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है आउटपुट स्क्रीन पर हमसे मांगे। हम कीबोर्ड से वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू एंटर करें तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम जो है स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज यूज टू ट्रांसफर अ वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड टू वेरिएबल। स्कैन एफ का सिंटैक्स क्या होता है, स्कैन एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है और आगे वेरिएबल 1 एड साइन के साथ आएगा, ये याद रखिएगा। देखें इसकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है कि किस किस्म की वैल्यू आपने एंटर करनी है और जो है एंड साइन के साथ आप क्या वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 किस किस वेरिएबल में वो वैल्यू एंटर करनी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, वही अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। इसमें क्या आएगा, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर, यानी जिस वेरिएबल्स में हमने वेरिएबल वैल्यू एंटर करनी है वो वेरिएबल्स हैं। द सिंबल एंड इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन इन विच द इनपुट स्टोर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। याद रखिएगा इसे एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद है जी उसने इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये किलोमीटर और मीटर एंटर करवाकर उसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। करेक्टर इनपुट क्या होते हैं, there are many functions to accept character input. The versatile scanf can also be used for this purpose. scanf को भी हम character input के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन specifically getch और getche स्टेटमेंट जो हैं वो सिंगल करेक्टर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या पर्पज है, द वर्ड getch stands for get character. The get character function is used to input single character from the user. When the function is executed, it waits for any key to press. The character entered by the user is not displayed on the screen. आप अपने हर प्रोग्राम के एंड पर भी getch स्टेटमेंट यूज करते हैं आउटपुट स्क्रीन को ठहराने के लिए। बेसिकली ये इनपुट स्टेटमेंट है जो वेरिएबल से कीबोर्ड से जो है वेरिएबल एंटर तो करवा रही है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करवाती, लेकिन वो उसे वापस अपनी मेन स्क्रीन पर ले आती है। सिंपल getch यूज करते हैं हम, या वेरिएबल इक्वल टू getch वेरिएबल द मेमोरी लोकेशन इन विच द कैरेक्टर इज आईडी इज स्टोर्ड। उसके बाद है getch फर्क क्या है, इको साउंड देता है। ये जो हम getch के जरिए जो हम कैरेक्टर इनपुट करवाते थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन getch के जरिए जो हम वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। कैरेक्टर इनपुट जो है इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसने देखें जी इन टेस्ट इंटीजर प्रिंटफ एंटर इंटीजर प्रिंटफ स्कैनफ के साथ इसलिए यूज होता है ताकि मैसेज डिस्प्ले करवा सके उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये भी एग्जांपल है फ्लोट के साथ, ये कैरेक्टर के साथ। ये जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक फार्मूला प्रोग्राम बनाया हुआ है।
आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और फिर हमने वो वेरिएबल्स की वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ जो है इनपुट करवाई है और फिर एरिया का फॉर्मूला लगाकर उसे डिस्प्ले करवा दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल प्रोग्राम है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे ताकि वो ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन इनपुट वो हम ऊपर कर चुके हैं, वहां से डिटेल में कर लीजिएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फ्लैग का पर्पस क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप्स कौन कौन सी है, एस्केप सीक्वेंस क्या है, कौन से एस्केप सीक्वेंस का क्या पर्पस है, स्कैनफ फंक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, गेटसीएच स्टेटमेंट क्या होती है, हेडर फाइल कौन सी यूज होती है गेटसीएच के लिए, गेटसीएचई क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन कई आपके दूसरे पार्ट जो है उसमें से ऐसे आते हैं। शो द आउटपुट डिस्प्ले बाय द प्रोग्राम व्हेन द डाटा एंटर आर 10 and 15। तो क्या आउटपुट आएगी वो आप जब आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि m = 20 आएगा और n = 100 आएगा। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, printf स्वीट \n मदीना \n पाक। तो इस स्वीट के बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे मदीना और नेक्स्ट लाइन पर पाक डिस्प्ले होगा। शो द आउटपुट, इसी तरह पाकिस्तान के बाद टैब के बाद इज और नेक्स्ट लाइन पर और कंट्री डिस्प्ले होगा। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 0400 इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। 200 100 यानी 200 100 इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी क्योंकि दोनों वेरिएबल डिस्प्ले हो रहे हैं। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 10 और 12 इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी और शो द आउटपुट इसकी 10.12 क्योंकि 4 डिस्प्ले करवाने हैं हमने, चाहे 1 2 3 4 5 6 से, लेकिन 4 वैल्यूज ही पॉइंट के बाद डिस्प्ले होंगी 1 2 3 4। इसी तरह फॉलोइंग कोड सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं एरर्स बतानी है आपने। मैंने आपको बताया 2 तरह के प्रोग्राम आपके शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आते हैं। छोटा सा कोड दिया होता है, आपने या तो उसके एरर्स बतानी होती हैं या आप उसमें से जो है आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है। तो ये था आपका यहाँ तक था आपका चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन किसी किस्म का किसी चैप्टर में हो तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चूंकि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा। गिनती के 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। डिसीजन कंस्ट्रक्ट के नाम से आपका ये चैप्टर है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ कंडीशनल ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट के नाम से आपका टॉपिक है, जिन पर ये आपका चैप्टर जो है मुकम्मल हो जाता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डिसीजन कंस्ट्रक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, when a computer program is executed, the execution control move from one statement to next statement to take action or program statement. Control structure is used to control the flow of execution of the program. program execution के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी उसके बाद होगी, कौन सी उसके बाद होगी, कौन सी होंगी, कौन सी नहीं होंगी, या कौन सी स्टेटमेंट रिपीटेडली बार एग्जीक्यूट होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। 3 इसकी टाइप है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसे आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर जिसे आप लूप कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स व्यूअर्स, चैप्टर नंबर 11 आपका डिसीजन कंस्ट्रक्ट पर है और चैप्टर नंबर 12 आपका लूप कंस्ट्रक्ट पे है, जिसे करके हम अपना सी लैंग्वेज के मेन पार्ट 2 में जो चैप्टर्स कवर होते हैं वो कर लेंगे। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। सीक्वेंस स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, जिस तरतीब से आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वन आफ्टर अनदर। यानी जो स्टेटमेंट पहले लिखी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो उसके बाद लिखी है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, और सेम इसी तरह जो उसके बाद लिखी है वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरी टाइप जो हमारा ये चैप्टर है, जिसे आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं और डिसीजन कंस्ट्रक्ट के नाम से जिसे आप जानते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू सिलेक्टिंग अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूशन
ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। याद रखिएगा डिसीजन और सिलेक्शन हमेशा कंडीशन की बेस पर होता है, इसे आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। रेपिटेशन हम नहीं पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर आपका रेपिटेशन है जिसमें आप एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं, वहां हम इसे जो है डिटेल से देखेंगे कि आपका ये जो आपका डिसीजन रेपिटेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। एक्सप्लेन सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हम यहां बात सिर्फ कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसे आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहते हैं वो क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स बताएं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। कंडीशन की बेस पर किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंडीशन की बेस पर किसी एक पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसे आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं वो यूज करते हैं। इसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब डिस्प्ले हो रही होंगी कि आपके पास इफ स्टेटमेंट यूज होगी, इफ एल्स स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ एल्स इफ और कंडीशनल ऑपरेटर और से स्टेटमेंट यूज होगी। वन बाय वन इसे करते हैं। अच्छा, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट आ गया या इफ एल्स आ गया या इफ एल्स इफ आ गया या स्विच स्टेटमेंट आ गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है आपके पास। सबसे पहले याद रखिएगा आप इसे चार चीजें बताएंगे, उसके बारे में आप डेफिनेशन बताएंगे, सेकंड वन सिंटैक्स बताएंगे, थर्ड फ्लो चार्ट और फोर्थ उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम। ये चार चीजें जब आप बता देंगे तो आपको पूरे नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। जैसे इफ स्टेटमेंट पर उसने आपको नॉट लिखने के लिए कह दिया है तो सबसे पहले आप इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और टू इग्नोर अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन। देखिए, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये है या तो ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा या स्किप कर देगा, यानी ये आपको वन वे डिसीजन देता है। वन वे डिसीजन का मतलब क्या है, ये देखें सिंटैक्स आपके सामने है नीचे। इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी या क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। यानी कंडीशन के ट्रू होने पर तो वो आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उसे स्किप करके प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट पर वो चला जाता है। तो इसीलिए इसे सिंपलेस्ट वे और वन वे डिसीजन कहते हैं कि कंडीशन ट्रू होने पर तो इफ स्टेटमेंट आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी, कंडीशन फॉल्स होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करती। ये देखें जी, इसका फ्लो चार्ट है आपका। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी ऑफ इफ के पास जा रहा है और उसके बाद बाहर निकलेगा, और अगर फॉल्स हो रहा है तो वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये पहला प्रोग्राम जो हम एज एग्जांपल कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और नॉट यूजिंग इफ स्टेटमेंट। क्योंकि इफ स्टेटमेंट के जरिए हमने बताना है कि वो नंबर इवन है या नहीं है, इवन है या ओड नहीं बता रहे, है या नहीं है। आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में जब पढ़ा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर void मेन फंक्शन लिख लिया, int n जो आपने नंबर इनपुट करवाया स्कैनफ के जरिए, और फिर कंडीशन लगाई अगर n mod 2 इक्वल टू 0 तो वो इवन नंबर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। ट्रू होने पर तो वो आउटपुट दे रहा है इवन नंबर, फॉल्स होने पर वो आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ये आपको उसकी प्रोग्राम की आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद जी, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब चूंकि हमने दोनों चीजें बतानी है, इवन है या ऑड है, तो इसके लिए हम एक से ज्यादा कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग, अगर तो वो n mod 2 इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा क्या इवन। अदरवाइज फिर एक और कंडीशन लगी है तो वो ट्रू होगी तो फिर वो डिस्प्ले करेगा। अब वो डिस्प्ले आउटपुट लाजमी डिस्प्ले करेगा जो आउटपुट डिस्प्ले आपको स्क्रीन पर हो गई है। राइट अ प्रोग्राम दैट
इनपुट अ नंबर डिस्प्ले अ मैसेज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 100। कंडीशन लगाएंगे अगर n से वो नंबर 0 है, n से ग्रेटर देन 100 से, तो वो नंबर प्रिंट करा देगा द नंबर इज ग्रेटर देन 100, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं देगा सिंपल इफ में। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड चेक वेदर द टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे। इफ ए इक्वल टू बी, सबसे पहले तो आप दो नंबर इनपुट करवा रहे हैं, देखिए वो सिंपल काम हो गया, नंबर इनपुट करवाना हमें आता है। कंडीशन लगी हुई है इफ ए डबल इक्वल टू 0 सॉरी बी द नंबर इज ए एंड बी आर इक्वल, अदरवाइज ए नॉट इक्वल टू बी। जो कंडीशन भी ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। पॉजिटिव और नॉट, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो ग्रेटर देन 0 होते हैं। अगर नंबर 0 है से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव है, आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज वो कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं देगा। स्क्वायर ऑफ नंबर इफ इट इज लेस देन 100, तो ये भी कंडीशन लगाई हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ जो है 1 वे डिसीजन देती थी, इफ एल्स 2 वे डिसीजन देती है। आप कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपकी कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगा। आपको सिंटैक्स में नजर आ रहा होगा, इफ कंडीशन ब्लॉक 1 एल्स ब्लॉक 2। कंडीशन के ट्रू होने पर कंडीशन के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई ना कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट लाजमी होगा। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई ना कोई पार्ट एग्जीक्यूट लाजमी होगा। इसीलिए इसे कहते हैं ये 2 वे डिसीजन देती है। ये देखें जी, आप इसका जो है फ्लो चार्ट, कंडीशन के ट्रू होने पर भी वो बॉडी ऑफ इफ के पास जा रहा है और फॉल्स होने पर भी वो बॉडी ऑफ इफ के पास जा रहा है। दो अलग पार्ट हैं और उसके बाद वो उससे बाहर निकल रहा है। राइट अ प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जी, ईयर इनपुट करवाना है और डिसाइड करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 पे कंप्लीटली डिवाइड होता है। सबसे पहले तो आपने हैश इंक्लूड के जरिए 2 हेडर फाइल ऐड की, फिर मेन फंक्शन, फिर इंट वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहले तो आपने ईयर इनपुट करवाना है, एंटर ईयर, और स्कैनफ के जरिए वो नंबर आप इनपुट करवा लेंगे। अब आप कंडीशन लगा रहे हैं, इफ वाई मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, print f the given number is leap year as the given number is not leap year। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के बाद जो लीप ईयर लिखा है वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स के बाद नहीं तो जो लिखा हुआ नॉट लीप ईयर, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक वेदर द 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट। 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले तो आप 2 नंबर इनपुट करवाएंगे, प्रिंटफ के जरिए मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे और स्कैनफ के जरिए वो नंबर्स इनपुट करवाएंगे। फिर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ए इक्वल टू बी। हमें पता है इक्वल के लिए सी लैंग्वेज में डबल इक्वल साइन यूज होता है, सिंगल इक्वल तो एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। कंडीशन लगाई, अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, द नंबर ए एंड बी आर इक्वल, एल्स दे आर नॉट इक्वल। Write a program, input 2 numbers and determine whether the first number is multiple of second number or not। आप सबसे पहले 2 नंबर इनपुट करवाएंगे और फिर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ a mod b इक्वल टू 0 एंड b mod a डबल इक्वल टू 0, the numbers are multiple of each other else they are not multiple for each other। Program to check whether integer entered by the user is odd or even। कंडीशन लगानी है आपने यहाँ पर जो नंबर इनपुट किया है। इफ मोड के लिए आपको पता है, इवन के लिए कंडीशन होती है नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो वो इवन है, एल्स वो क्या है जी, ऑड है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, एल्स वो क्या है जी, नेगेटिव है। देखिए कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको बाकायदा तौर पर पेज पर ये प्रोग्राम इनपुट जो है क्रिएट करके आपको समझा दूंगा, लेकिन वो तब जब आप मुझे एक दफा पढ़ेंगे। और वैसे तो उम्मीद है ऐसी समझ आ रही होंगी, बल्कि मैं आप कहेंगे तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा, आप कमेंट्स करेंगे तो। उसके बाद ये नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कोई इफ की नई टाइप नहीं है। A if within another if statement is called nested if। The if statement that contains another if statement is called nested if statement।
जो आउटर इफ कहलाएगी जो बाहर वाली कंडीशन है, और जो उसके अंदर इफ यूज हो रही है वो इनर इफ कहलाती है। ये सिंटैक्स पड़ा हुआ है। यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी तो हो सकती है जो आपने एक से ज्यादा कंडीशन एग्जीक्यूट होने पर चेक करवानी एग्जीक्यूट करवानी हो, तो वहां हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। C program to check if a number is less than 100 or not. If it is less than 100 then check if it is odd or देखिए अब दोनों पहले तो चेक करना है क्या वो 100 से लेस देन है, अगर है तो क्या वो इवन है या ऑड है। तो अब डबल कंडीशन लग गई, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, हम जो है नेस्टेड इफ यूज करेंगे। सबसे पहले तो वो नंबर इनपुट करवाना है और आउट ऑफ में कंडीशन लगी हुई है n लेस देन 100, अगर है तो फिर आपने परसेंटेज डी इज लेस देन 100, देन फिर आपने n mod 2 इक्वल टू 0, अगर तो वो फुलफिल हो गई तो वो इवन है, एल्स वो क्या है जी ऑड है, और उधर एल्स के बाद अगर वो इक्वल ही नहीं है तो फिर वो ग्रेटर देन हम अंदर ही जाएंगे इवन ऑड चेक करने के लिए। नेक्स्ट है जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। द इफ एल्स इफ आल्सो कॉल्ड मल्टीपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन लगा रहे हैं, ये देखें जी इसका सिंटैक्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। यानी अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, तो हम एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ एल्स इफ में क्या होता है, जो कंडीशन भी ट्रू होगी, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो पहली स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर वो भी फॉल्स है तो वो उससे नेक्स्ट चेक करेगा। पॉसिबिलिटी है कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो लास्ट में एल्स के बाद जो स्टेटमेंट n+1 लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका सिंटैक्स देखें, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उधर से ही रेस्ट ऑफ कोड बाहर आ रहा है। लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो आपके पास कहां जा रहा है, अदर कंडीशन के पास। अगर वो ट्रू हो गई तो वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं तो फिर वो कंडीशन 3 के पास, वो एग्जीक्यूट हो गई तो वो आपकी स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है और उससे बाहर आ रहा है। कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो उससे बाहर वाली जो है एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट कर देगा। इसका प्रोग्राम जी राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिसाइड इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो हम एक कंडीशन से चेक कर रहे थे, अब चूंकि हमें 0 भी फाइंड करना है तो इसके लिए फिर हम एल्स इफ भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो वो नंबर इनपुट करवाएंगे, एंटर अ नंबर, स्कैनफ के जरिए नंबर इनपुट हो जाएगा। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 प्रिंटफ इट इज पॉजिटिव नंबर। इफ अब एक और कंडीशन लग रही है, एल्स इफ नंबर लेस देन 0 तो वो नेगेटिव है, एल्स नंबर इज 0। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपकी बुक टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वाला है। ये सिनेरियो दिया हुआ है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 है तो हॉट डे, बिटवीन 25 to 35 है तो प्लेजेंट डे, लेस देन 25 है तो वो कूल डे। तो आप कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर इनपुट करवाएंगे, फिर कंडीशन लगा देंगे टी ग्रेटर देन 35 प्रिंट एफ हॉट डे, एल्स इफ टेम्परेचर यानी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड साइन, क्योंकि मिड में रहना है हमने, T less than equal to 35 प्रेजेंट डे, else if T less than 25 कूल डे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है else print f invalid, और प्रोग्राम यहां पर खत्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, द स्विच स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन C टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी अल्टरनेटिव लाइक इफ एल्स। यानी इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव होता है, इसमें भी क्या होता है, स्विच एक्सप्रेशन लगाते हैं, जो एक्सप्रेशन किस केस से मैच कर जाए उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। आप स्विच एक्सप्रेशन लगाएंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कोई भी केस वैल्यू 1 अगर पहले एक्सप्रेशन से मैच कर रही है, इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, केस वैल्यू के बाद कॉलन आता है और स्टेटमेंट के बाद तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर ही आएगा और एक्सप्रेशन के बाद कुछ भी नहीं आता। अगर ये ट्रू हो रही है तो वो स्टेटमेंट 1 ही एग्जीक्यूट करेगा और वहीं ब्रेक कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट जो है उस केस को यानी उस ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर ये केस वैल्यू 1 जो है आपकी स्विच की एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रही तो वो केस वैल्यू 2 के पास जाएगा, वो चेक करेगा, अगर वो मैच कर रही है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी और ब्रेक के जरिए ही ब्रेक, नहीं तो केस 3, केस 4। और इसी तरह अगर कोई केस आपकी एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा स्विच की तो वो डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट भी लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जैसे इफ एल्स इफ में होता था। इसका ये सिंटैक्स है जी, एक्सप्रेशन केस 1, केस 2, केस 3 जो मैच कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर देगा और वही टर्मिनेट कर देगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये जी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट।
वोवल कौन से होते हैं? 5 अल्फाबेट्स ऐसे जो वोवल होते हैं, A E I O U। तो हम सबसे पहले तो करेक्टर इनपुट करवाएंगे, एंटर है अल्फाबेट, गेट CHE जो सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए यूज होती है, स्टेटमेंट हमने इस चैप्टर से पहले पढ़ा तो वो हम यूज कर रहे हैं। स्विच CH के अंदर हमने वो करेक्टर इनपुट करवाना है। अब अगर तो वो पहला केस A है, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, तो वो प्रिंट कर देगा इट इज अब वोवल और वहीं ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो केस ई के पास जाएगा, अगर वो मैच कर रहा है तो वो प्रिंट कर देगा एट द वोवल और यहीं ब्रेक, फिर नहीं तो फिर आई के पास, ओ के पास, यू के पास। और अगर कोई मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, नॉट वोवल, यहाँ कॉन्सोनेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह रीड वीकडे नंबर्स एंड प्रिंट वीकडे नेम। अगर 1 इनपुट करें तो वो मंडे प्रिंट करें, 2 तो फिर वो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, तो यही हमने करवाया हुआ है। अगर केस 0 है तो वो क्या करें, संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो कर दे इनवैलिड वीकडे नंबर। तो ये था जी आपका चैप्टर नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, लूप कंस्ट्रक्ट के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, MCQs भी आते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो प्रोग्राम वाला होता है। पहले हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। सिर्फ 5 स्टेटमेंट हैं जो इसमें यूज होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप और गो टू स्टेटमेंट। और फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं हम उससे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लूप कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने जब डेसियन कंस्ट्रक्ट स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज जो है डिफाइन किया था, दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किस लिए यूज होता था? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने वहां 3 टाइप्स पढ़ी थी, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, इसके अलावा डेसियन कंस्ट्रक्ट और लूप कंस्ट्रक्चर। तो लूप कंस्ट्रक्चर उसकी तीसरी टाइप है। द रिपीटेडली एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूप। आप जब स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए आप लूप यूज करते हैं। इन लूप द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। यानी कि आपकी जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो 2 तरह से एग्जीक्यूट होती है, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। यानी इस बेस पर तो 2 लूप्स हुए ना, एक कंडीशनल और एक काउंटर। लेकिन याद रखिएगा आपके पास लूप की 3 टाइप्स मौजूद है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाइल इज अ कंडीशनल लूप, यानी जैसे ही कंडीशनल लूप का नाम आया तो आप समझ गए इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, कंडीशनल लूप और काउंटर लूप में फर्क क्या है। काउंटर लूप में खास नंबर ऑफ टाइम तक हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होंगी। जबकि कंडीशनल लूप में हम कंडीशन लगा देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, हमें पहले से पता नहीं होता। मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूं, एडमिशन फॉर्म में एडमिशन के दिनों में एक काम रिपीटेडली हो रहा होता है, फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। अब मैंने काउंटर लूप किया जी, मैंने अपने एडमिशन ऑफिसर को कहा भाई आज आपने 100 फॉर्म सबमिट करने हैं। वो 1 से स्टार्ट होगा और जब तक 100 फॉर्म सबमिट नहीं होते वो फॉर्म सबमिट करता रहेगा। जैसे ही 100 फॉर्म सबमिट हो गए वो स्टॉप कर देगा, 101 फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन लूप में क्या है, मैं उसे नहीं बताता कि आज तुमने कितने फॉर्म सबमिट करने हैं, मैं कंडीशन लगा देता हूं व्हेन टाइम लेस देन इक्वल टू 5 PM फॉर्म सबमिट करो। जब तक टाइम जो है 5 बजे से नहीं बजते तब तक फॉर्म सबमिट करते रहो। अब हो सकता है एक फॉर्म भी जमा ना हो, पहला फॉर्म ही 5 बजे के बाद आए, या जो है जितने भी फॉर्म हमें पहले से नहीं पता होगा वो हर दफा कंडीशन चेक करने का और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो व्हाइल जो कंडीशनल लूप है वो कंडीशन के ट्रू होने तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, व्हाइल कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बजाय उससे बाहर आ जाएगा। ये देखें जी इसका फ्लो चार्ट, टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है वो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप के पास जा रहा है और वापस कंडीशन के पास आ रहा है। जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक वो बार बार बॉडी के पास जाता रहेगा और फिर कंडीशन, फिर ट्रू है, फिर बॉडी। लेकिन जब वो फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट जस्ट बिलो व्हाइल यानी व्हाइल के बाहर आ जाएगा। ये इसका पहला प्रोग्राम है। आपने 10 दफा मैसेज डिस्प्ले करवाना है स्वीट मदीना पाक।
आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, आप कंडीशन जिस पे लगानी है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो स्टार्ट में 1 है, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 वो क्या प्रिंट करे, स्वीट मदीना पाक, और \n क्यों यूज किया, ये एस्केप सीक्वेंस है जो हर दफा नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, और i इक्वल टू i+1 इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जब कंडीशन लगाएंगे जब तक हम इंक्रीज नहीं करते वो आपकी स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं करेगा, और जैसे ही i11 होगा वो उससे बाहर आ जाएगा। ये दूसरा प्रोग्राम है जी, आपने जिसमें 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है, सेम है, सिर्फ printf में वो मैसेज के बजाय उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा। इसी तरह राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स वाइल यूजिंग वाइल लूप के जरिए आपने पहले 50 ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं। ऑड नंबर के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 50 ऑड नंबर 99 तक होते हैं। फर्क ये होगा कि यहां हम इंक्रीमेंट 2 का लगाएंगे क्योंकि 1 के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कि आप पहले 5 नंबर प्रिंट करवाएं और उसके सम प्रिंट करें। तो आप क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक वो नंबर के लिए और एक उसके सम के लिए। कंडीशन लगाएंगे आप जो है वाइल n लेस देन इक्वल टू 5 वो 5 नंबर प्रिंट करे, और सम के लिए आपने अंदर सम इक्वल टू सम प्लस n यूज किया हुआ है, और उसके बाद बाहर आके उसे सम प्रिंट करवा देंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसमें जो आपके पास राइट अ प्रोग्राम that input starting and ending number displays all odd numbers in the given range using while loop। आप क्या करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर आप जो है क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे। एंटर करवाने के बाद आप उसे क्या करेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे जब तक वो नंबर लेस देन इक्वल टू एंड है वो कंडीशन ट्रू करता रहे, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, अदरवाइज वो उसे स्टॉप कर देगा। उसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी कंडीशनल लूप है, ये भी स्टेटमेंट को तभी तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। फर्क क्या है, सिंटैक्स का फर्क है। डू पहले, डू के बाद स्टेटमेंट्स आती हैं और वाइल के बाद में कंडीशन आती है, यानी यहां स्टेटमेंट्स पहले आएगी, कंडीशन बाद में आएगी, जबकि वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहले आती थी और स्टेटमेंट बाद में आती थी। तो ये देखें जी, पहले बॉडी आ रही है और अगर जब तक वो ट्रू है वो आपकी कंडीशन वो बार बार वापस बॉडी के पास जा रहा है, और जैसे ही वो फॉल्स होगी वो उससे बाहर निकल जाएगा। फर्क सिर्फ इस सिंटैक्स का है। 3 मेजर डिफरेंस आते हैं इसमें। वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट बाद में आती है, जबकि डू वाइल लूप में स्टेटमेंट पहले आती है, कंडीशन बाद में आती है। इसीलिए वाइल लूप में कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन डू वाइल लूप में चूंकि स्टेटमेंट पहले आती है तो स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाहे फर्स्ट टाइम जाके ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। और वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता, डू वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है। ये तीनों वो डिफरेंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तीनों डिफरेंस हैं मेजर आपके वाइल और डू वाइल लूप में। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि टेबल प्रिंट करने वाला प्रोग्राम और फैक्टोरियल प्रिंट करने वाला प्रोग्राम आपका आ जाए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग डू वाइल लूप। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल आपने ऐड की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए, वॉइड मेन फंक्शन लिखा। अब 3 वेरिएबल हम यहां यूज कर रहे हैं, int, t, x और r। आपने 3 वेरिएबल int टाइप के डिक्लेयर कर दिए। टी वो टेबल नंबर जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है, एक्स आपका वो वेरिएबल है जो वेरी करेगा 1 से 10 तक जाएगा, और आर में हम रिजल्ट रख रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप नंबर इनपुट कर रहे हैं स्कैनफ के जरिए, फिर x इक्वल टू 1 आपने वेरिएबल जो है इनिशियलाइज किया, डू r इक्वल टू टी इंटू एक्स, ये रिजल्ट आप रख लिया,
और आपने चूंकि इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लाई इंटीजर वैल्यू इक्वल टू इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। पहली इंटीजर वैल्यू क्या है आपके t, दूसरी क्या है x और तीसरी क्या है आपके पास r। x इक्वल टू x प्लस 1 आपने कंडीशन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया और फिर कंडीशन लगाई। कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक आपका x जो है लेस देन इक्वल टू 10 है। और वो आपका जैसे ही 1 पे ट्रू होगी 5 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 5 प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एंटर नंबर 5 किया है तो ये था आपका टेबल वाला प्रोग्राम। इसे अच्छे से कीजिएगा। अगर कहेंगे तो मैं आपको पेज पर भी ये समझा दूंगा अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल प्रिंट करना होता है 1 से लेकर उस नंबर तक हर बड़ा जो है डिजिट उससे मल्टीप्लाई होता है। यानी 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वो मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए भी हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट n वो नंबर जिसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है, x जो 1 से लेकर मूव कर रहा है n तक, और f जिसमें हमने फैक्टोरियल की आउटपुट रखनी है। सबसे पहले तो नंबर आपने इनपुट करवा लिया, x और f दोनों 1 लिए। f इक्वल टू f इंटू x का मतलब क्या है? देखें दोनों चीजें 1 है। 1 इंटू 1 1, फिर x 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 f में 2 आ जाएगा, फिर x 3 होगा, 3 2 इंटू 3। इस तरह ये प्रोग्राम चलता रहेगा और एट द एंड जो f में आउटपुट आएगी वो हम वाइल के बाद आके उसे कंडीशन के बाद आके प्रिंट करवा देंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसे देख लीजिएगा। फॉर लूप क्या होता है? फॉर इज की वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, इज यूज टू एज अ लूप स्टेटमेंट। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ये काउंटर लूप है बेसिकली, ये खास नंबर ऑफ टाइम तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये सारा सिंटैक्स एक ही लाइन में होता है, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी। ये इसका फ्लो चार्ट है और वही सेम प्रोग्राम हमने फॉर लूप के जरिए भी परफॉर्म किए हुए हैं। ये आप परफॉर्म कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो यही टेबल वाला प्रोग्राम जो भी हमने बनाया वही आपका फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। अगर देखें वो आपको प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर दे कि ये प्रोग्राम इस लूप से बनाए, फिर लाजिम हो जाता है कि आप वो प्रोग्राम उसी लूप से बनाएं। अगर उसने ये मेंशन नहीं किया फिर आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी लूप से बनाएं। नेस्टेड लूप क्या होता है? जैसे आपने नेस्टेड इफ पढ़ा था, इफ विद इन इफ, यही बिल्कुल लूप विद इन लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। चाहे वो वाइल हो चाहे वो आपका फॉर लूप हो, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो नेस्टेड लूप के जरिए बनाए जाते हैं। तो इससे आप अच्छे से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का गो टू स्टेटमेंट, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फ्लो ऑफ कंट्रोल टू नेम्ड लेबल। कंट्रोल ट्रांसफर करता है एक नेम लेबल तक, उसके गो टू लेबल यानी वो स्टेटमेंट स्किप करेगा और उस लेबल तक जो है आपकी स्टेटमेंट को ले जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो इसे पूछिएगा, मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। तैयारी करें, बड़ा आसान चीजें हैं।